नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। मध्य क्षेत्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से जुड़े चंबल, ग्वालियर, बुंदेलखंड, बिंद और मध्य क्षेत्र में बिजली चोरी एवं टीएनटी लॉस पर रोक नहीं लग पा रही है। सब स्टेशन से घर तक बिजली पहुंचने के दौरान औसतन 23% बिजली लॉस होने से हर साल करीब 2000 करोड़ का नुकसान विद्युत वितरण कंपनियों को उठाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इस मुद्दे पर विद्युत वितरण कंपनियों को फटकार लगाई है। आयोग ने इस लॉस को कम करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, यह लॉस उससे भी ज़्यादा पहुंच गया है। जो स्थिति 5 साल पहले थी उसमें अभी तक कमी तो नहीं की गई, अलबत्ता लाइन लॉस बढ़ ही गया है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को छोड़ दिया जाए तो दोनों कंपनियों ने कोई सुधार नहीं किया। इतना ही नहीं, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जरिए यह लॉस 22.64% से बढ़कर 28.19% यानी 7% का इजाफा हो गया है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली चोरी और तकनीकी हानि रोकने के लिए पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी की कार्यशैली की तारीफ की है। वहीं हर साल यह लॉस कम होता जा रहा है। पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी में विद्युत नियामक आयोग ने बिजली चोरी रोकने के लिए कुछ सिफारिश भी की है। आयोग का निर्देश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पड़े मीटर सुधारे जाएं और जहां मीटर नहीं है वहां तत्काल मीटरीकरण किया जाए। डीटीआर स्तर पर ऊर्जा ऑडिट और मॉनिटरिंग तेज की जाए। डीएनटी लॉस कम करने के लिए केंद्र सरकार के पूंजी निवेश कार्यक्रम का बिजली कंपनियां लाभ उठाएं। राज्य सरकार बिजली चोरी रोकने के लिए समयबद्ध विस्तृत कार्य योजना बनाए, ये भी विद्युत नियामक आयोग ने निर्देश दिए हैं। इस क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि कृषि पंप के लिए ज़्यादातर बिजली कनेक्शनों में मीटर नहीं लगे हैं। इसमें हर कनेक्शन में 300 से 500 यूनिट बिजली खर्च हो रही है, जबकि वसूली केवल 100 से 150 यूनिट तक की होती है। बिजली चोरी के प्रकरणों में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। नेशनल लोक अदालत में कंपनी और आरोपी के बीच समझौता होने के बाद भी कंपनी समझौता राशि को लेकर प्रकरण समाप्त नहीं करती है। बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। विद्युत नियामक आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बिजली चोरी और टीएनटी लॉस कम नहीं करने पर विद्युत नियामक आयोग ने खासी नाराजगी जताई है। सब स्टेशनों से घरों तक पहुंचने के दौरान लगभग 23% बिजली जो है वो लॉस हो रही है। इसका खामियाजा उन उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है जो उपभोक्ता बिजली के बिल का नियमित भुगतान करते हैं। उनको ही बढ़ी हुई बिजली दरें का बोझ भी झेलना पड़ता है। लेकिन विद्युत कंपनियां जो हैं, ये बिजली जो लाइन लॉस है उसमें कोई कमी नहीं कर पा रहे हैं। लाइन लॉस में मध्य और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की स्थिति सर्वाधिक खराब है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। रंजन श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। रंजन जी, आपको आवाज़ मिल रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। रंजन जी, लाइन लॉस को लेकर विद्युत नियामक आयोग ने खासी नाराजगी जताई है और सालाना करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा का लाइन लॉस हो रहा है। लेकिन इसमें खास तौर से पूर्व और मध्य विद्युत वितरण कंपनी जो है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ लाइन लॉस लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको किस तरह देख रहे हैं आप? उमेश जी, बहुत बड़ा कारण है कि जिसके कारण जो बिल का बोझ है वो आप हम जैसे जो लॉ अबाइडिंग पर्सन्स हैं जो बिल देते हैं उन पे पड़ता है। और लाइन लॉस की समस्या आज की नहीं है उमेश जी, और ना केवल मध्य प्रदेश की है। लेकिन हमारा कहना है कि बाहर कुछ भी हो रहा हो जी, जब कंपनी बन गई है, कंपनी देखिए इसी ग्राउंड पे आई थी 2000 में जब कंपनी बनी थी। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जब अस्तित्व समाप्त हुआ था तो जो प्राइवेटाइजेशन का पार्ट था, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जब लोन दिया इसी कंडीशन पे दिया कि आप जो वितरण है विद्युत का उसको प्राइवेटाइज करेंगे, मतलब कंपनी बनाएंगे आप। तो
कंपनी ऑटोनॉमस है, ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया। तो जब कंपनी ऑटोनॉमस है, इसको वैसे काम भी करना है, लेकिन जो लाइन लैग समस्या है, आप देखिए हर बार होता है उमेश जी कि जो पावर कंपनीज हैं, चाहे पूर्व हो, चाहे मध्य हो, चाहे पश्चिम हो, ये हर साल विद्युत बिल बढ़ाने के लिए, उसमें टैरिफ बढ़ाने के लिए जी अपना एक पिटीशन दाखिल करती हैं मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हर बार कहता है इनसे कि आप लाइन लॉस कम करिए, जी आप कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब कुछ आता नहीं है, आता भी होगा पता नहीं चलता है। तो वो जो समस्या जो उनको जहाँ पे अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, जी लाइन लॉस कम करना है, वहाँ पे तो काम नहीं करती पावर कंपनी। जी हाँ लेकिन जब जो कॉमन जो सिटीजन्स हैं, कॉमन मैन हैं, जो बिल दे रहे हैं, जी हाँ। उन पे बोझ लाने में गुरेज नहीं करती हैं। दूसरी बात मैं जी मैं कहना चाहूंगा, हमें जो दिखता है, जो झुग्गी झोपड़ी दिखती है जी कि बहुत ज्यादा कटिया लगा हुआ है, बिजली चोरी हो रही है, आप बिलीव कीजिए उमेश जी, ये डाटा है और अंदर के अधिकारियों का कहना है कि जो चोरी बड़े बड़े फैक्ट्रीज में होती है, ये जी। जो और वो उसके सामने कुछ भी नहीं है जो झुग्गी झोपड़ी का है, आपको बताऊं। जी तो आपको अंकुश कौन लगाएगा, जनता तो जाएगी नहीं, जी हाँ आपको करना है। तो केवल एक एस्पेक्ट से बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जहाँ पे टीएनडी लॉस कम करना है, जी अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना, वहाँ पे काम नहीं करती है। और हर बार होता है कि एमपीईआरसी अपना एक अपना रिचुअल है, एक कर्मकांड है करके जी। चुप हो जाती है सार बार। जी मैं जी रंजन जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, कम कौन करेगा। लाइन लॉस को भी पकड़ने के काम जो है वो बिजली कंपनियों की है। रंजन जी, एक बात देखी गई, विद्युत नियामक आयोग ने भी तारीफ करी है इस बात को लेकर कि पश्चिम जो विद्युत वितरण कंपनी है, जो मालवा क्षेत्र और ये पूरा आता है, जी इसकी उन्होंने तारीफ करी है कि ये लाइन लॉस यहाँ लगातार कम होता जा रहा है। पहले काफ़ी था, धीरे ये जो धीरे 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 वो काफ़ी कम की ओर आ रहे हैं। जी लेकिन इसके विपरीत पूर्व और मध्य, जिसमें पूर्व में आता है खास तौर से बिंद का क्षेत्र जहां जी। लाइन लॉस इनका बहुत ज़्यादा है, और जी, जी। मध्य में आता है चंबल का क्षेत्र जहां लाइन लॉस जी। बहुत ज़्यादा है। तो हाँ। इसको ये बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे उल्टी बात हो रही है कि लाइन जी। लॉस जो करीब 28% के आसपास था, जो माफ़ कीजिएगा तो थोड़ा सा कम था, जो बढ़ के 28% और पहुंच गया। जी तो ये जब एक कंपनी कर रही है उस दिशा में काम, तो बाकी की दो कंपनियां क्यों नहीं कर पा रही हैं? नहीं, उसमें दूसरा इशू भी है उमेश जी। जी। हम आप जानते हैं ग्वालियर चंबल का तहसील जी क्या है, क्या वहाँ पे लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम होती है। जी जब लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम जहाँ पे होती है, तो कई बार जो आपके इम्प्लॉइज है उनको बहाना ही मिल जाता है काम नहीं जी। करने का। एक ये भी है, देखिए आपके ऊर्जा मंत्री कहाँ से आते हैं, वो भी चंबल ग्वालियर से ही। चंबल से आते हैं। जी हाँ तो अगर आप उस चीज को, और दूसरी बात है कि आपकी मोनोपोली है, मोनोपोली है, सरकार सपोर्ट कर सकती है। और एक बात मुझे याद है कि बिजली विभाग का खुद का थाना हो, इसके प्रपोजल चला था जी कि चूंकि होता क्या था, अगर आप कहीं छापा मारने जा रहे हैं जी तो आपको इन्फोर्समेंट चाहिए उसके लिए, क्योंकि कहीं जहाँ भी टफ सिचुएशन है, चाहे बिंद हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे ग्वालियर चंबल हो, जी तो आपको सपोर्ट चाहिए होता पुलिस का। पुलिस हर जगह मिलती नहीं, वैसे अंडर स्टाफ्ड है। जी हाँ तो थाने आप कहीं दिखता थाना आपको, कोई थाना काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, नहीं दिखता है। तो इच्छा शक्ति चाहिए आपको, और उस सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। भाई जहाँ टफ है वहाँ टफ लोग का अपॉइंट करिए और सिस्टम ठीक कीजिए। क्या आज की डेट में उमेश जी। जी बिना बिजली कोई रह सकता है? तो अगर कोई डिफॉल्टर है, बिजली चोरी कर रहा है, तो क्या ऐसा होगा कि अगर आप बिजली काट दें तो बिना बिजली के रह पाएगा और हाँ। बिजली बिल पे नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं सकता। जी जी तो आपको हर रीजन के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पश्चिम में जहाँ पे कृषि ज्यादा है, पश्चिम क्षेत्र में जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, जी और वहाँ पे ये भी है ना, इंडस्ट्री ज्यादा है, बिजनेस ज्यादा है, तो आप लोग पे जी कर हाँ, लेते हैं। कलेक्शन भी ज्यादा है, वहाँ बिजनेस भी कलेक्शन ज्यादा ज्यादा है। जी है। हाँ इंदौर अपने आप में बहुत बड़ा हब है, जी हाँ। कमर्शियल हब है, लेकिन वैसा वो सेम सिचुएशन प्रॉस्पेरिटी आपको बुंदेलखंड में नहीं मिलेगा, जी हाँ सेम प्रॉस्पेरिटी आपको बिंद में नहीं मिलेगा, सेम प्रॉस्पेरिटी आपको महाकौशल और ग्वालियर चंबल नहीं मिलेगा। तो वो एक डिफरेंट करेक्टर है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जी हाँ, बिल के करने के लिए। एक पैरामीटर हर जगह आप नहीं कर सकते।
लेकिन स्ट्रेटेजी बनाएगा कौन? कंपनी बनाएंगे, वो तो बनाने की बनाएंगे, लोग जी हाँ, बनाएंगे, सरकार कंपनियों की बनाएगी। है बनाने की जिम्मेदारी। जी जी, आखिर जिम्मेदारी तो कंपनियों की है ना, कंपनी ही कंपनी तो कंपनी की बनाएंगे। है। आपको सर्वाइव करना है, आपको जी हाँ। आपको आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है। आप खाते हर बार देखिए 8,000 करोड़ का घाटा होता है। क्यों घाटा हो रहा है? हम उस घाटे को पे कर सरकार पे करती है। पैसा कहाँ जा रहा है? हमारे जेब से जा रहा है। एकदम बिजली का बिल ज्यादा दें और फिर जब आप घाटे पे हो फिर घाटा पूरा करें। हम ही तो दे रहे हैं ना पैसा उसका। हम मतलब जो कंज्यूमर है। रंजन जी, आखिर वहाँ पे और भी विभाग काम कर रहे हैं, नगरीय प्रशासन विभाग है वो भी कलेक्शन ले रहा है, और भी दूसरे विभाग हैं, तो फिर विद्युत वितरण कंपनियां जो हैं ये क्यों नहीं ले पाती हैं, ये क्यों पीछे रह जाती हैं इसमें? ये शुरू से दिक्कत है। देखिए सर, पहले जब एमपीएससीबी था जी, आपको पता है एमपीएससीबी से स्टेट गवर्नमेंट लोन लिया करती थी। वो जी हाँ। था, प्रॉपर्टी था जी जी एमपीएससीबी का। तब भी ग्वालियर चंबल उसके अंदर में आते थे, जी हाँ तभी बिंदु उसके अंदर में आता था, हाँ। तभी बुंदेलखंड के अंदर में आता था। तो अगर एमपीएससीबी कर सकता था तो जिस एमपीएससीबी को तो क्यों खत्म नहीं किया कर सकती हैं? पावर कंपनीज बनाया देते, क्यों नहीं कर सकते? अब तो आप नमतवादी हैं आपकी, आप करके दिखाइए। आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, अधिकारी के पैसे बढ़ते जा रहे हैं, अधिकारी आते जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट होता जा रहा है, लेकिन आपका एफिशिएंसी नहीं बढ़ रहा है। और उससे दुखद बातें है कि आपने एमपीएससी को पंगु बना दिया है। जब तक उसमें जस्टिस हुआ करते थे, जज हुआ करते थे, उन्होंने उनका डंडा चलता था, उन्होंने अपनी तरफ बात। तो लेकिन जब खत्म हो गया, ब्यूरोक्रेट होने लगे, तो ब्यूरोक्रेट सौदे के साथ डिसीजन देते हैं और डिसीजन होता है इनके फेवर में, कंपनीज के फेवर में, पब्लिक अगेंस्ट में जाता है वो। रंजन जी, एक बात और ये है कि वोट बैंक और राजनीति के साथ ही जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, ये भी एक प्रमुख कारण है क्या कि इन सब चीजों की ओर ध्यान नहीं देते? कहीं ना कहीं मिली भगत है, कुछ वोट बैंक है, कुछ राजनीतिक दबाव होते हैं, कहीं कुछ ऐसे जिस वजह से जो कार्रवाई करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, लाइन लॉस जितना कम से कम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसा भी आपको कहीं प्रतीत होता है? वोट बैंक देखिए, वोट बैंक लोकल पॉलिटिशियंस का होता है। जी। सरकार के पास में सरकार को रेवेन्यू चाहिए। नहीं, जैसे झुग्गी बस्तियों में भी कहीं जैसे वही चोरी हो रही है तो वहाँ तो वही- वोट बैंक के पीछे ही उसी पॉइंट आ रहा हूँ, उसी पॉइंट आ रहा हूँ। तो जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी नजर में वोट बैंक होता है जी। लेकिन कोई भी विधायक या कोई भी जो विधायक नहीं है होना चाहता है, या कोई भी जनप्रतिनिधि यह नहीं कहेगा कि हम चोरी करवा रहे हैं या करेंगे। आपको टफ होना पड़ेगा। जहाँ भी आप टफ होंगे वहाँ भी लोग लाएबाजी होना शुरू हो जाएंगे। सरकार कभी नहीं कहेगी रेवेन्यू लाओ, ठीक है, कहेगी थोड़ा सा सख्ती मत करो, आप किसी तरह का वायलेंस मत करो, मिसबिहेव मत करो, लेकिन एक सरकार नहीं कहेगी कि आप पैसे मत वसूलो या तरीके मत वसूलो। आप कैंप लगाइए, वहाँ पे कैंप लगा के पैसा वसूलिए, अधिकारियों लोगों को तैयार कीजिए, उनको एजुकेट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, कैंप लगाइए, उनको वहाँ पे लोगों को भेजिए, लगातार संपर्क में बहुत सारी चीजें। ये हमले की लापरवाही है। हाँ, लापरवाही पूरी सिस्टम की, मैं कहूँगा ये पूरे सिस्टम की जी है। और ये जो कृषि पंपों का भी विद्युत नियामक आयोग ने एक मुद्दा उठाया है कि कृषि पंप जो लगे हुए हैं इसमें सरकार तमाम तरह की सब्सिडी और सब कुछ देती है, सब कुछ करती है, काफ़ी मदद करती है। उसके बाद भी विद्युत वितरण कंपनी मीटर नहीं लगा रहे हैं, और वो मीटर नहीं लगा रहे हैं तो बिजली जो है वो खपत ज़्यादा कर रहे हैं, और औसत बिल आता है वो औसत बिल काफ़ी कम चुका रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं वोट बैंक से जुड़ा हुआ मामला है, और वो है कि बिल्कुल दोनों चीज देखिए उम्मीद से नहीं होगा। आप पावर कंपनीज को मजबूत करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि एफिशिएंसी बढ़े, आप चाहेंगे कि पीएनडी लॉस कम हो, आप चाहेंगे कि लोग जेब से पैसे बोझ कम आए। अगर ऐसा वाकई चाहते हैं तो आपको एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा और ये सब चीजें मीटरिंग करनी पड़ेगी। बिना मीटरिंग कैसे पता चलेगा कितना बिजली जा रहा है? लोग लापरवाह हो जाते हैं, जहाँ मीटर नहीं, लोग लापरवाह हो जाते हैं। कोई भी आदमी, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, उम्मीद नहीं, ह्यूमन टेंडेंसी है कि चलो हमारी बिजली नहीं जा रही, नहीं मीटरिंग हो रही है, नहीं मेजरमेंट हो रहा है, बिल नहीं आ रहा है इस तरह से, तो चलो जल्दी दो। हम कंसर्न नहीं होते हैं। हमारे घर में जहाँ बिजली ज्यादा आएगा हम चिंतित रहेंगे कि कमरे में बिजली तो नहीं चल रही है, यहाँ तो बिजली नहीं जा रही है, कितनी खपत जा रही है। तो मीटरिंग का 100% का शुरू का लक्ष्य आज का नहीं है। हाँ, उससे खपत भी पता चलती है, ऊर्जा का ऑडिट भी हो जाता है, और मीटर नहीं होने से ऊर्जा का ऑडिट भी नहीं हो पाता। उमेश जी, एक ये भी सिस्टम है कि जो एक मेन पोल होता है वहाँ पे मीटर होता है, वो पूरे एरिया का मेजरमेंट देखता है कितना आपका बिजली उससे खपत हो रही है। लेकिन आपको 100% मीटराइजेशन का जो एक प्रोग्राम है और कई सालों से चल रहा है, अगर नहीं करेंगे उसको आप, प्रॉब्लम होगी। और कई सालों से चला आ रहा है,
कभी हीटर सप्रेसर का कई सालों से चला आ रहा है। रंजन तो जी, जो भी ये सही कहा आपने कि जो है विद्युत अमले को, विद्युत वितरण कंपनियों को चुस्त दुरुस्त होना होगा। विद्युत नियामक आयोग अपना फर्ज निभा देता है, वो डांटता है, टोकता है, लेकिन जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं फील्ड नहीं में तो उन्हीं फर्ज को नहीं काम बात कर मैं रही कर हैं, रहा हूँ उनको मैं करना जी। है। बहुत बहुत मैं कर रहा धन्यवाद हूँ मैं रंजन जी थैंक आपका यू थैंक यू जी। राज इनसाइड राजस्थान से जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर जिलों में चल रहे कामकाज की ग्रेडिंग करवाता है। विभाग की 9 प्रमुख योजनाओं के आधार बनाकर यह ग्रेडिंग कराई जाती है। लगातार 5 महीनों से नंबर 1 आ रहे भोपाल को इंदौर जिले ने पीछे कर दिया है। इस ग्रेडिंग में भोपाल अब चौथे नंबर पर आया है, जबकि गुना दूसरे स्थान पर और बालाघाट 5वें स्थान पर रहा। विभाग ने इस साल के शुरुआती दूसरे महीने की ग्रेडिंग लिस्ट जारी की है। इसमें कई जिलों के परफॉर्मेंस में उलटफेर हुआ है। ओवरऑल ग्रेडिंग में सबसे बड़ी उपलब्धि इंदौर की रहेगी। इस जिले की पिछले कई माह से लगातार ग्रेडिंग में सुधार हो रहा था। राज्य सरकार ने ग्रेडिंग सिस्टम इसलिए शुरू करवाई जिससे ग्रामीण योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके। इसके लिए जिलों में स्वस्थ प्रतियोगिता का कॉन्सेप्ट रखा गया है। इस साल के शुरुआती महीने की तुलना में शुरुआती दूसरे महीने की रिपोर्ट में ग्वालियर चौथे स्थान से 8वें स्थान पर आ गया। इसी तरह धार जिला 40वें स्थान पर था, जो अब 18वें स्थान पर आ गया। देवास भी 13वें स्थान से 6वें स्थान पर पहुंच गया। यही हाल छतरपुर जिले का रहा, पहले 9वें नंबर पर था, जो इस बार की ग्रेडिंग में 6वें नंबर पर आ गया। इस ग्रेडिंग में कुछ जिलों का परफॉर्मेंस गिरा भी है। होशंगाबाद जिला 7वें से 10वें, बालाघाट जिला दूसरे से 5वें और उज्जैन जिला 5वें से 20वें स्थान पर चला गया। जिन योजनाओं पर जिलों की ग्रेडिंग हो रही उनमें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायत सेक्टर, सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना शामिल है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जिलों की हर साल ग्रेडिंग कराता है और ये ग्रेडिंग के आधार पर तय होता है कि किस जिले में कौन सी योजनाओं के काम चल रहे हैं। ग्रेडिंग करवाने के पीछे सरकार की मंशा योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन करवाना है। ग्रेडिंग में कुछ जिलों की परफॉर्मेंस कहीं गिरी है तो कुछ जिलों ने बेहतर परफॉर्मेंस करके ये बताया है कि योजनाओं में किस तरह से काम किया जाता है। ये ज़िले दूसरे ज़िलों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं यदि उनको वो लेना चाहें। राज्य सरकार दूसरे विभागों में भी इस तरह की ग्रेडिंग जल्द ही चालू करने की योजना बना रही है, जिससे योजनाओं को समय सीमा में काम पूरा कराया जा सके और उससे जुड़े हितग्राहियों को इसका लाभ दिया जा सके। अब चर्चा करेंगे कोरोना से जुड़ी हुई स्वास्थ्य के क्षेत्र से एक और प्रशासनिक खबर की। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए खर्च और इस मद में बची हुई राशि का भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक कैग ने हिसाब मांगा है। इसके लिए राज्य सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर जानकारी तलब की है। कैग ने कोविड के दौरान वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में सभी प्रमुख मदों में रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की राशि की जानकारी भेजने के लिए कहा है। कैग ने राज्य सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट से यह भी पूछा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितनी राशि बची है। कैग के पीएम केयर फंड से कोरोना के लिए खरीदी का काम भी राज्य सरकार से लेखा जोखा कैग ने पूरा तलब किया है। कोरोना की पहली लहर में राज्य सरकार ने शुरुआती 2 महीनों में ही करीब 800 करोड़ की राशि खर्च कर दी थी। इसमें से 300 करोड़ से अधिक राशि तो सरकार ने निजी अस्पतालों को ही दे दी। इधर सरकारी अस्पतालों का इसी अवधि में 550 करोड़ का खर्च हुआ, वो भुगतान भी राज्य सरकार ने ही किया। दरअसल राज्य सरकार ने कोरोना के उपचार और इंतजामों के लिए अपने सालाना बजट में
राशि का कोई प्रावधान ही नहीं किया था। यह राशि कैबिनेट से मंजूर करवाकर बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने खर्चों में जोड़ी थी। इस साल कोरोना के उपचार के लिए दवाएं तथा उपकरण खरीदने पर 1500 करोड़ से ज़्यादा की राशि खर्च होने का फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अनुमान लगाया है। कोविड का खर्च का भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक ने पूरा ब्यौरा बुलवाया है, जिसमें सारी जानकारी बुलवाई है कि कितनी राशि केंद्र सरकार से मिली और कितनी राशि राज्य सरकार ने इसमें इंतजाम किए और कितनी राशि जो है खर्च की गई। इस खर्च के बाद कितनी राशि बची है, इसका भी पूरा लेखा जोखा महानियंत्रक लेखा परीक्षक ने बुलवाया है। इस पूरे खर्च की बारीकी से कैग के द्वारा जांच पड़ताल की जाएगी, जिसमें ये देखा जाएगा कि जो खर्च किया गया है वो उचित प्रावधानों के तहत किया गया है या फिजूल खर्ची की गई है। ये सारी चीज़ें जांच के बाद ही खुलेंगी। भारतीय नियंत्रक लेखा परीक्षक जो है वो हर विभागों के लेखा जोखा का हर साल बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में खर्च का पूरा लेखा जोखा फाइनेंस डिपार्टमेंट सभी विभागों से इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठा होने के बाद ये भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक को भेजा जाएगा। राज्य सरकार को यह भी बताना है कैग को कि 2020-21 में कितनी राशि खर्च की बच गई, जो राज्य सरकार ने प्रावधान की थी और जो राशि उनको केंद्र सरकार से मिली थी। कोरोना की पहली लहर के शुरुआती 2 महीनों में ही खर्च हो गए थे राज्य सरकार के 800 करोड़। निजी अस्पतालों को 2 महीने में ही राज्य सरकार ने 300 करोड़ की राशि दी थी, जहां राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करवाया था। इस साल कोरोना के उपचार पर राज्य सरकार 1500 करोड़ से ज़्यादा की राशि खर्च कर रही है। कोविड के खर्चों का पूरा लेखा जोखा राज्य सरकार इकट्ठा कर रही है और जल्द ही ये कैग को भेजा जाएगा। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज पुलिस महकमे से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। कोरोना काल में ना अपराधी कमाई कर पा रहे थे और ना पुलिस वाले नोट गिन पा रहे थे। सबकी जेबें खाली पड़ी थी। हालांकि कोरोना काल में कुछ ने आपदा को अवसर बना लिया तो कुछ ने आपदा के बाद अवसर तलाश लिए। लॉकडाउन से अनलॉक होने के बाद अपराधी ही नहीं, पुलिस वाले भी कमाई के लिए टूट पड़े। इस कमाई के चक्कर में कई पुलिस वाले तो अपराधी ही बन गए। महामारी के दौर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों से भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने वसूली कर आपदा को अवसर बना लिया था। हालांकि ये अवसर तलाशना पुलिस वालों को बाद में भारी पड़ गया। पुलिस महकमे ने इस घटना में शामिल 3 लोगों को बर्खास्त कर दिया। इधर सतना में 3 पुलिसकर्मियों ने आपदा के बाद अवसर तलाश लिए थे। जेवरात खरीदने जा रहे एक व्यापारी को ही ठग लिया। बाद में पुलिस महकमे ने यहाँ भी तीनों को बर्खास्त कर दिया। आपदा के बाद अवसर तलाशने वाले ये 3 पुलिस वाले ही अकेले नहीं थे। राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाने के पुलिसकर्मियों ने भी आपदा के बाद अवसर तलाशे और थाना क्षेत्र में ही चल रहे जुआड़ियों के फड़ वालों से जमकर उगाही करने लगे। भंडाफोड़ होने पर थाने की ड्यूटी से ही रुखसत कर दिए गए। राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर थाने के 2 पुलिसकर्मियों ने 5 दिन पहले ही हीरा व्यापारी के कर्मचारी से 5 लाख रुपए छीन लिए। हालांकि मामला चर्चा में आने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर जांच हो रही है। ऐसे तमाम घटनाक्रम हैं जहां आपदा को अवसर बनाया गया तो आपदा के बाद अवसर भी तलाशे गए। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।